नया IBN 7 हौसला है। दिल्ली में डीटीसी के ड्राइवर की सरेआम पीट कर हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मारे गए ड्राइवर के परिवार वालों को 1 करोड़ के मुआवजे और उनके बेटे या पत्नी को पक्की नौकरी की मांग को लेकर डीटीसी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल की वजह से पूरी दिल्ली बेहाल है और दिल्ली के बेफिक्र परिवहन मंत्री बीजेपी पर कर्मचारियों को हड़ताल के लिए उकसाने का आरोप लगा रहे हैं। और इस बीच हड़ताली कर्मचारियों और पुलिस वालों ने ऐलान किया है, परिवार वालों ने यह ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक वो मृतक ड्राइवर अशोक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार ने उनके परिवार के लोगों को 5 लाख सहयोग देने का घोषणा किया है कि उनके परिवार में जो उनके बेटे या मां में से कोई भी जो सरकार में नौकरी चाहते हैं उनको वो ड्राइवर न होने के बावजूद किसी न किसी पोस्ट पर उनकी क्षमता के अनुसार पक्की नौकरी सरकार देने के लिए हमने कल निर्णय लिया था। 14 साल से बेड पे रीढ़ की ड्यूटी हुई, माँ हार्ट की पेशेंट, फादर पहले से एक्सपायर है, कोई इसका पालन पोषण करने वाला नहीं रहा, एक अकेला मात्र वो था। कब तक यहाँ पर आप लोग बैठे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम भी दम तोड़ देंगे। यहाँ बैठ के हजारों की संख्या में गाँव उठ के आया है। ये डीटीसी का परिवार है, ये आज इस भाई के साथ किया, कल और किसी के साथ करेंगे। अशोक के परिवार वालों की मांगे और डीटीसी कर्मचारियों की हड़ताल के बाद भी दिल्ली सरकार अपने कदम से टस से मस नहीं हो रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बार बार संवाद की बात की, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं दे पाए। उधर दिल्ली की जनता तपती गर्मी में बसों के नहीं मिल पाने की वजह से बेहाल है। जनता की बात करने वाली, जनता की फिक्र करने का दावा करने वाली पार्टी इस मामले में अपना पल्ला झाड़ते हुए बीजेपी को इस हड़ताल के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। परिवार के लोगों को घेरे में रखा गया है, उनको पोस्टमार्टम करने भी नहीं जाने दिया जा रहा है जिससे लाश पर राजनीति की जा सके। इस घिनौनी हरकत की हम निंदा करते हैं, लेकिन जिस तरह से ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है वो निंदनीय नहीं है। मंत्री जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही डीटीसी की बसों में 2500 मार्शल तैनात किए जाएंगे और बसों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। लेकिन डीटीसी के कर्मचारी उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। कर्मचारियों में सरकार के रुख से और गुस्सा भड़क रहा है। वो अब अन्याय नहीं सहने और लड़ाई को अंतिम मुकाम तक ले जाने का इरादा जता रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी डिपो में तैनात अशोक का परिवार हड़ताली कर्मचारियों के साथ प्रदर्शन में शामिल है। उनकी मांग है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता है तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। एक डीटीसी का कर्मचारी ऑन ड्यूटी बेरहमी से रोड पे मार के पीट कर मार दिया रोड के बीच में। आप कोई 5 लाख रुपए दे देंगे? आदमी ला दो, हमारा भाई ला दो, हमें एक पैसे की जरूरत नहीं है। डीटीसी के ड्राइवरों के अलावा महकमे के सभी कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। डिपो में काम करने वाली महिलाओं ने तो सरकार पर अपने ड्राइवरों के साथ भेदभाव करने का आरोप भी जड़ दिया है। हर दिन हमारा स्टाफ जो है ना पब्लिक को ढोता है और उसके साथ अगर ऐसा होगा तो अब ये अन्याय नहीं होने देंगे। आए दिन कभी पुलिस वालों के साथ हो रहा है, कभी किसी के। जब तक गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी कि एक आदमी को फांसी दो या सजा दो, किसी तरह की 10 साल की सजा दो ऐसे कांड के लिए। दरअसल रविवार की दोपहर मुंडका इलाके में दिन दहाड़े डीटीसी बस के ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। दरअसल अशोक नाम का ये ड्राइवर रोजाना की तरह बहादुरगढ़ से खरमपुरा अपनी बस लेकर जा रहा था। इस बीच मुंडका इलाके में बस की एक बाइक से मामूली टक्कर हो गई। इसके बाद बाइक सवार ने बस में घुसकर अशोक को पीटा, फिर उसे बस से बाहर खींच लिया और जबरदस्त पिटाई की। चश्मदीदों के मुताबिक लड़के की मां भी उसे पीटने के लिए उकसा रही थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब बीजेपी सरकार को उसकी नाकामी के लिए घेर रही है। अनडेमोक्रेटिक डिक्टेटोरियल अप्रोच, अराजकता की फीलिंग, स्वेच्छाचारी, मैं जो कहता हूं वो सही है, और एक अलग तरह की राजनीति, एक अलग तरह का राजनीतिक प्रशासन हमको आज दिल्ली में देखने के लिए मिल रहा है। हरियाणा का रहने वाला अशोक अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला था। उसकी मौत के बाद उसका परिवार सदमे में है। पूरा परिवार तबाह हो गया और दिल्ली की जनता दिन भर से परेशान है। लेकिन आम आदमी पार्टी उस परिवार के आंसू पोंछने और दिल्ली की जनता को राहत देने की कोशिश करने की बजाय मातम पर सियासत करने में जुटी है। ब्रिजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7।
तो डीटीसी के ड्राइवर की हत्या के बाद उस पर जारी सियासत पर बहुत से सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। आज मुद्दा में हम इन सवालों को जरूर उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे तमाम पैनलिस्ट इन सवालों को जवाब दे पाएं। डीटीसी के ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए दिल्ली सरकार क्या कर रही है, बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि रोडरेज के शिकार ड्राइवर की मौत पर आखिर सियासत क्यों हो रही है, ये सवाल तमाम सियासी पार्टियों से है। अगला सवाल है, हड़ताल रोकने में नाकामी का ठीकरा दूसरे दलों पर क्यों फोड़ रही है दिल्ली सरकार। एक और सवाल है कि दिल्ली की जनता की परेशानी का जिम्मेदार आखिर कौन है और मातम पर सियासत क्यों कर रही है दिल्ली सरकार। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। आज मुद्दा में हम उठाएंगे ये सारे सवाल। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। परिचय करा देती हूँ। डीटीसी वर्कर यूनिटी सेंटर के महासचिव ताराचंद जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के नेता कमल मित्र चनॉय हमारे साथ हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा हैं। पूर्व आईपीएस किरण बेदी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा कुछ देर में हमारे साथ आईपीएस अमुदकन जी भी जुड़ेंगे। साथ ही साथ मेरी सहयोगी पायल भुयन इस वक्त बहादुरगढ़ से परिवार वालों के साथ मौजूद है और रोहिणी डीपू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रजेश हमारे साथ। पायल, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी कि परिवार की मांग क्या है, अब क्या कह रहे हैं परिवार, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। नौकरी की बात जहां तक परिवार ने उठाई थी उसकी भी मांग पूरी हो गई है। नवजोत, जिस तरीके से दिल्ली में एक और रोड रेज की घटना हमने देखी और उसके पीछे क्या होता है जब एक इंसान चला जाता है, एक परिवार किस तरीके से जीता है, ये परिवार मेरे साथ अशोक का यहाँ पर बैठा है। आप पहले यहाँ पे कंडीशन देखिए, इनकी जो बीवी है राकेश, ये पिछले 14 सालों से इसी तरीके से बेड पर है। अशोक के 2 बच्चे हैं, एक वर्षा और एक अजय। वर्षा इस वक्त हमारे साथ है, साथ ही अशोक की बहन हमारे साथ है। घर पे नहीं बताया गया है, इनकी मां को नहीं पता है, अशोक की मां को, कि अशोक इस दुनिया में अब नहीं है। परिवार वालों से बात करती हूँ नवजोत। सबसे पहले उनकी वाइफ से बात करते हैं, राकेश से। वो क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से रोड रेज का ये मामला था राकेश जी, और उसके बाद आपके पति की जान चली गई, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही दुख की बात है जी। बस मैं जी इतना ही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए जी, मैं कुछ नहीं चाहती। हाथ जोड़कर इंसाफ मांग जी। बस मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को नौकरी चाहिए जी। मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए, मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए जी, मेरा इलाज आदम पड़ा है जी। मैंने अपना इलाज करवाना जी। बस मेरे और कुछ नहीं चाहिए जी, मैंने बस इतना चाहिए। आपको लगता है उनकी जान बचाई जा सकती थी? हाँ जी, जरूर जी बचाई जा सकती। इतनी जी बस में जितनी सवारी थी जी, सामने थी जी, कोई बचा सका था जी, कोई भी बीच में घुस सका था जी, बचा सका था जी। पर जी जानबूझ कर जी थोड़ा बहुत हिम्मत करते तो जरूर होता जी। अशोक की बहन हमारे साथ है सुनीता। हम सबसे पहले इन्हीं से मिले थे। सुनीता जी, मैं आपसे सुबह से आपके साथ हूँ। पहले थोड़ा सा रोना बंद कर दीजिए। क्या कहना चाहेंगी, क्या मांगे आप? क्या मांगे हैं जी, अब तो क्या मांगे हैं। जब जिसका भाई ने मार मार कर रोड पर खत्म कर दिया, उसमें रह के गया। हम तो ये मांगे है उसके बेटे ने नौकरी मिल रहा है और इनको 1 करोड़ रुपया कम से कम दिया जाए, इनके खर्चे तक। उसकी माँ का भी कुछ कराया जा। इनका सारा परिवार ऐसा है, ये किस तरह अपना खर्चा चलाएंगे, क्या करेंगे। तो लगता था बचाया जा सकता था अशोक को? बचाया जा सकता था, क्यों नहीं बचाया जा सकता था। जब बस भरी है सवारियां की तो वो उठकर उसको छुटा भी सकते थे। बचाया क्यों नहीं जा सकता था अगर कोई बचाना चाहे तो। अशोक की बेटी 12th में है, वर्षा। उन्होंने अभी एग्जाम दिया है। आपको दिखाती हूँ कि वर्षा का नाम, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ती हैं, वर्षा का नाम यहाँ पे छपा है यहाँ पे। और क्योंकि वो बहुत अच्छे 421 अंक लेके आई है 500 में से, पेपर में छपा था और पापा बहुत खुश थे। वर्षा हमारे साथ है। वर्षा, आखिरी बार कब बात हुई थी? मेरे पापा की अब तो मुझसे बात नहीं हो पाई, लेकिन वो पहले बोल रहे थे कि बेटा मुझे इतनी खुशी है कि तूने मेरा नाम रोशन किया। और मैं ना पूरे, मम्मी उस टाइम एडमिट थी तो बोल रहे थे कि मैं वहाँ पर मिठाई बांटूंगा तेरे लिए और मैं तुझसे मिलने के लिए आऊँगा। वो कल मिलने के लिए आने वाले थे, लेकिन ये सब हो गया तो वो नहीं आ पाए। और उसके लिए सबसे बड़ी गलती उन लोगों की जिन्होंने उनको बचाने में कुछ भी हेल्प नहीं की। सरकार को कुछ कहना चाहेंगे?
दिल्ली सरकार को मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि सबसे पहले तो उन्हें रोडवेज़ में जो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जो हो चुका है वो किसी और के साथ ना हो। एंड सेकेंडली हमारी एजुकेशन के लिए भी अभी पापा अकेले थे कमाने वाले, तो राकेश जी, आपसे मिलने आने वाले थे, आपने अभी मुझे बताया था थोड़ी देर पहले। हाँ जी, हाँ जी, मुझसे मिलने आने ही वाले थे जी। वो बोल रहे थे कि मैं मतलब थोड़ी देर में आऊँगा और मैं आपसे बात करके जाऊँगा, और वो डॉक्टर से मतलब डिस्चार्ज करवाना है या जो भी कुछ करवाना है वो मैं बहुत जल्दी आऊँगा। और जी ये डॉक्टर बोल रहे हैं कि बालाजी एक्शन में ले जानी पड़ेगी, वो वहाँ जाकर सर्जरी होगी। नवजोत, तो आपने देखा कि किस तरीके से ये जो परिवार है इनका रो रो के बुरा हाल है, लेकिन इन्होंने बताया नहीं था एक दूसरे को कि अशोक की जान जा चुकी है। अशोक की माँ को अभी तक नहीं पता है। हम सुबह से इनके साथ हैं, लेकिन शायद अब लगता है कि ये लोग सदमे में यूं ही रहेंगे, लेकिन बाहर आने की जरूर कोशिश करेंगे। जिंदगी चलती रहती है। लेकिन फिर से एक बार बात करते हैं। वर्षा बहुत छोटी है नवजोत, रो रो का बुरा हाल है, लेकिन शायद आंसू यहाँ पर अब रोकने की कोशिश भी करें। वर्षा, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं पहले टीचर बनना चाहती थी, जैसे कि मुझे पढ़ाने का बहुत दिल्ली जाना चाहती थी ना आप? हाँ जी, मैं डी एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन अभी पापा के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया तो मैं दिल्ली जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इतना गंदा माहौल। बस कुछ नहीं कर सकते जी, हम इंसाफ चाहिए जी। प्लीज मम्मी प्लीज, हम इंसाफ चाहिए जी, सिर्फ इंसाफ। मम्मी प्लीज। मेरे बच्चों का क्या होगा जी? क्या होगा मेरे बच्चों का जी? मेरी बेटी के सपने तुझी तरह के तरह देखे। क्या करना चाहती थी मेरी बेटी ने सिक्योर ले जाना चाहता जी, पढ़ा कर कुछ भी नहीं कर सके जी। मम्मी प्लीज। हमें जी इंसाफ दीजिए आज मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए जी। मेरे बेटे को जी सर्विस चाहिए जी, और जी मेरे पहले इलाज लग रहा है जी, इतने पैसे लग रहे हैं जी। मैं कहाँ से ऑपरेशन कराऊंगी जी, कैसे ऑपरेशन कराऊंगी? डॉक्टर जी बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं, मैं क्या करूंगी जी? क्या होगा जी मेरे बच्चा का? कुछ भी नहीं रहा जी, हमारा तो खत्म हो गया हम तो। नवजोत, सुनीता जो है वो उनकी बहन है राकेश का, अशोक की, और आप क्या बोलना चाहेंगे सुनीता जी दिल्ली सरकार को? मैं तो जी ये बोलना चाहूंगी, जैसा मेरे भाई का हाल करे हमार मार के जितना दुख हम ना होया उसके साथ वैसा ही करा जाए। हमारी आत्मा को जब शांति मिलेगी, जब उसको वैसा ही दंड मिलेगा। ये परिवार वालों के इमोशंस हैं जो आंसुओं में शायद निकल रहे हैं। वर्षा है, वर्षा आप अपनी डायरी मेरे को दिखा रहे थे, दिखाएंगे एक बार फिर से डायरी? क्यों करा है आपने डायरी में ऐसा? मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा अपने पापा के लिए, जब मुझे ये पता चला इतनी बुरी तरह से उन्हें मार कर और बिल्कुल जान से मार डाला। एंड मुझे उस सब देखकर इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था जैसे मैं भी जाकर उन लोगों को उसी सिलेंडर से मार कर उनको भी बिल्कुल मार डालूं। ये आपने यहाँ पे डायरी पे क्यों लिखा है? मैं
चाहती हूँ कि मुझे मतलब ये बात याद रही, तो मुझे पता चले कि मेरे पापा के साथ कितना बुरा हुआ था, तो मैं उन लोगों से बदला ले सकूँ। रियली मैं बता नहीं सकती मुझे कितना बुरा लग रहा है उनके लिए। ये परिवार वालों के इमोशंस है नवजोत, जो इन शब्दों में निकल रहे हैं, लेकिन मांगे हैं परिवार की कुछ, लेकिन यहाँ पर उनकी बहन, बीवी और वर्षा उनकी बेटी, उनका रो रो कर बुरा हाल है। हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं सुबह से, लेकिन राकेश जी कुछ ये मांगे क्या हैं आप लोगों की? बस ये मांगे जी मेरी इलाज के लिए जी, और बेटे की पढ़ाई के लिए जी, मेरे बेटे को नौकरी, बस ये हमारा कुछ हो जाए जी भविष्य के में। क्या होगा हमारा जी, कुछ भी नहीं, पर हमारे पास जी वही करता है जी, इनके पापा ही, और तो जी हमारी कुछ नहीं है जी। और अपने आप समझदार हो जी, क्या चाहिए मुझे, ये तो अपने आप समझते हो जी। बस नवजोत, मैं सुबह जब गई थी अशोक के घर बहादुरगढ़, वहां पर उनकी बहन मौजूद थी, मम्मी वहां पर थी। जब हम इनकी बहन से मिले, इन्होंने बताया कि ये अपनी मम्मी को नहीं बता सकती हैं क्योंकि मम्मी दिल की मरीज है, शायद उनको अभी तक नहीं पता है। सुनीता से फिर से एक बार पूछते हैं, आपको कब पता चला? कल चला जी, जब इसका ये हादसा हुआ उसके थोड़ी बहुत देर बाद उनके लड़के, मेरे भैया के जो लड़के हैं, उन्होंने हमारे पास फोन किया, जब पता चला था हमने। मम्मी को नहीं बताया अभी? नहीं, मम्मी को अब तक पता नहीं है। मम्मी को तो बस इतना पता चोट लग रही है, आ जाएगा। जब वो नहीं आएगा, जब मम्मी का पता ना क्या हाल होगा। नवजोत, ये परिवार वालों का रो रो कर यहाँ पर बुरा हाल है और हम इनसे बात कर रहे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं जो ये चाहते हैं कि दिल्ली सरकार उनको मांग ले, जिनमें से 1 करोड़ रुपए जरूर है, साथ ही मुआवजा तो है ही, लेकिन पढ़ाई लिखाई, साथ में इनकी बहन भी यहाँ पर मौजूद है घर में। माँ को अभी तक मालूम नहीं है कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। अशोक के जो बड़े भाई थे, उनकी वाइफ भी यहाँ पे है और उनकी भी डेथ हो चुकी है। परिवार में जो 2 कमाने वाले लोग थे वो अब नहीं रहे। परिवार में अब कोई भी नहीं बचा है जो कमाता हो। पायल, समझ सकते हैं आप वहां पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा दिल बैठा जा रहा है। बहुत मुश्किल होता है, परिवार का एक शख्स अगर चला गया तो परिवार के लिए शायद अब कुछ नहीं बचा। माँ बीमार है, बीवी बेडरिडन है, बेटी की पढ़ाई का खर्चा है, कौन उसको पूरा करेगा? बड़ा सवाल, इन आंसुओं का हिसाब कौन देगा? परिवहन मंत्री या फिर दिल्ली सरकार? कमल जी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं आपका नेता नहीं हूँ, सरल सदस्य हूँ। देखिए, पहली बात यह है कि दिल्ली में जो कोई बस से चला है, और मैं यूनिवर्सिटी स्पेशल्स में 3 साल के लिए था, कोई ना कोई हादसा हर हफ्ते या हर दूसरा हफ्ता होता था। लड़के चढ़ जाते थे, कंडक्टर और ड्राइवर से लड़ते थे, छेड़खानी करते थे, और मुझे अब तक नहीं लगा कि कोई प्लान सोच के पुलिस ने ऐसे सोचा कि उनके मोबाइल यूनिट्स घूमेंगे, कहीं बस में दिक्कत हो, अंदर हो या बाहर हो, वो फिर इन पे छापा मारेंगे, इनको पकड़ के ले जाएंगे। ये पहली मौत नहीं है, और इसीलिए मुझे लगता है कि मुआवजा के अलावा जो पुलिस का काम होना चाहिए वो भी दुरुस्त करना चाहिए। हाँ। और ये नहीं हो कि हम केवल परिवार के बारे में सोचें, और सोचना चाहिए, मगर हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये दोबारा ऐसे नहीं हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि पुलिस तैनात हो और रक्षा ड्राइवर्स को मिले। गाड़ी के भी ड्राइवर्स मारे गए हैं। पुलिस की तैनाती जरूरी है। किरण जी, आप शायद दिल्ली से पूरी तरह से वाकिफ हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स आए दिन होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उस परिवार ने उस शख्स को खो दिया है जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी, जो माँ का इलाज करा रहा था, बेटी को पढ़ा रहा था, बीवी का इलाज करा रहा था। कौन हिसाब देगा इन आंसुओं का? मेरा ख्याल है ये एक डेवलपमेंट नजर जो आ रही वो ये कि रोड रेज क्योंकि बढ़ रही है, तो ऐसी ग्रुप इंश्योरेंस की जरूरत पड़ गई है
जहां सरकारी जो इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस होती है, जिसमें सारी मेडिकल कवर होता है, उसमें एक रोड रेज का भी रिस्क का प्रीमियम डाल दिया जाए, ताकि अगर कोई ऐसी इंजरी रोड रेज से होती है पब्लिक सर्वेंट को, इस वक्त ये डीटीसी ड्राइवर है, कल को एम्बुलेंस ड्राइवर हो सकता है, कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट है, और वो रोड रेज की वजह से, तो एक ग्रुप इंश्योरेंस जिसमें रोड रेज का भी एंगल कवर हो जाए, तो जब कोई ऐसी दुर्घटना हो तो एकदम इंश्योरेंस उसको मिल सके, जैसे लाइफ इंश्योरेंस मिलती है, ऐसे रोड रेज कवर्ड हो जाएगी। ये तो बात की बात हुई किरण जी, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से कमल जी भी कह रहे हैं कि पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है, ये पुलिस पर क्या चाहते हैं कि वहां पुलिस हर मौके पर होगी? क्या आपके पास इतनी पुलिस है जो आप हर सड़क में, हर ड्राइवर बस में डाल देंगे? मैं कहा पब्लिक को पुलिस बनना पड़ेगा। पब्लिक के लिए गुड समैरिटन लॉ नहीं, कैमरा आपने इस सरकार ने कहा था कि हम आते ही कैमरे लगाएंगे। कैमरा जो है वो 24 घंटे का पुलिसमैन है, कैमरे लगवाइए। आपने कहा था कि हम कैमरे लगवाएंगे, अभी तक कैमरा नहीं लगा, क्योंकि कैमरा तो थकता ही नहीं है और वो एविडेंस रिकॉर्ड करता है। आप बस में कैमरे लगवा सकते हैं, लेकिन जगह जगह अगर आप कहें पुलिस वाला लग जाए तो शायद संभव नहीं, क्योंकि ये वही वादे किरण जी, शायद वही वादे गिनवा रही है जो कि चुनावों से पहले किए गए थे कि हम कैमरे लगवाएंगे बसों में, उसके बाद ये कि हम मार्शल्स की तैनाती वहां पर करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। और बात ये भी है कि प्रोसिक्यूशन कैसी होती है, कैसे ये इनको अदालत में संभालते हैं, इनके खिलाफ सबूत लाते हैं। कई बार लोग गड़बड़ करते हैं, खासतौर पे जो ठेके में हैं या जमीन के सौदे करते हैं, और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती नहीं है। हाँ, इसी मुद्दे पर रहिए ना, हम इसी मुद्दे की बात करते हैं। ना तो सीसीटीवी लगा है, ना मार्शल्स तैनात हुए। आज ये बात हुई और उसके बाद परिवहन मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर ये बात कह दी कि मार्शल्स तैनात करेंगे। एक बात छोड़ गए कि यदि आप हर बस में क्या सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे तो क्या उसकी देखभाल आप हर दिन करेंगे? नहीं, उसकी तो मॉनिटरिंग होगी ना। वही तो केजरीवाल जी यही तो कहते थे चुनावों से पहले वायदों में। मगर पुलिस के पास इतने लोग हैं जो मॉनिटरिंग करेंगे? नहीं, लेकिन वायदा तो सरकार ने किया था। केजरीवाल जी वायदा कर रहे थे कि हम मॉनिटर, हम केजरीवाल तो वायदा कर सकते हैं, बट पुलिस उनके अंडर नहीं है, पुलिस तो एलजी के अंडर है। तो वही बात हुई फिर। आपको पता थी ये बातें कि वो एलजी के अंडर है, तो इसको तालमेल नहीं बैठ पाएगा। ये तालमेल तो मुख्यमंत्री को ही बिठाना ना। बट सीसीटीवी और जगह लगे हैं, यहाँ लग सकते हैं, मगर हम पुलिस को नहीं कह सकते हैं कि आप अवश्य वहां करो। हम कह देंगे मगर वो माने ना माने। किरण जी, कमल जी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि क्या पुलिस क्या मॉनिटर कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी? क्या इतने लोग हैं या नहीं हैं? क्योंकि पुलिस तो केंद्र के अधीन है। देखिए, ये तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस वक्त हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ना कि इस वक्त दोष एक दूसरे पर डाल रहे हैं। मैं समझ रही हूँ प्रिवेंशन आगे से कैसे हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि इश्यू आ रहा है कॉम्पनसेशन का, इश्यू आ रहा है प्रिवेंशन का। जब आप कैमरा लगाएंगे, जैसे कहा गया था, तो कैमरा लगाएंगे तो पब्लिक को भी पता है कि अगर हम इंटरव्यूअर नहीं करो, हमारी शक्ल भी आ रही है, और एक एक्यूज को भी पता है कि मेरा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, तो प्रिवेंशन और डर बढ़ जाएगा। उससे हो सकता है आप ऐसी हरकत कम हो जाए। नहीं तो आज पता तो चल जाता कि कौन लोगों ने अनदेखा किया, क्योंकि समाज तो हर जगह है, पुलिस वाला नहीं है। जब तक समाज भी पुलिस का रोल प्ले नहीं करेगा और साथ में टेक्नोलॉजी का साथ में सहायता नहीं लेंगे, आप प्रिवेंशन कैसे करेंगे? ये कहते हो कि पुलिस हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें? मैं बहुत कुछ आपके पास है, आप बहुत कुछ और कर सकते हैं। इस वक्त डीटीसी बस में कैमरा लगाना आप कर सकते हैं। कानून ऐसा लाना जिसमें आम व्यक्ति जो उसको देखे और वह भी जवाब दे कि उसने क्यों नहीं प्रिवेंशन की, ये आप ला सकते हैं। कम से कम जो आप ला सकते हैं वो तो करिए जनाब। लेकिन वो भी नहीं हो रहा कमल जी। हाँ, ये बात तो किरण जी की बिल्कुल सही है कि लोग जो मदद करते हैं उनको उनकी तारीफ की जाए, और जो लोग बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं और बचाते नहीं हैं, वो एक तरह से मुजरिम है कि उनके कारण जान गई। यदि ये डीटीसी ड्राइवर के लिए लोग 2-3 लोग उतर जाते तो वो लड़का भाग जाता और ड्राइवर बच जाता। तो ये चीज तो सही है कि कुछ जो पुलिस का काम करना चाहिए जी, आम आदमी को भी करना चाहिए, आम औरत को भी करना चाहिए। आम आदमी का भी उतना ही दायित्व बनता है। संजीव झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इस मामले में उनको नियुक्त किया गया है। संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो ये बताएं कि परिवार का हाल हम लगातार दिखा रहे हैं, परिवार किस तरीके से बेहाल है, लेकिन जिम्मेदार कौन है इसके लिए? तो
डेफिनेटली जो कुछ भी हुआ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को शक्ति दे कि इस संकट का सामना करें। लेकिन डेफिनेटली जो ये घटना हुई थी नहीं होनी चाहिए थी। जो लोग खड़े थे उनको आगे आना चाहिए था। अब इसमें अब जो घटना घट चुकी है, अब इसमें तो जो इनके विक्टिम हैं, जो इन परिवार वालों को कितनी सरकार की जो मदद हो सकती है सरकार बिल्कुल करेगी। और इसके सिवा कुछ क्या कह सकते हैं? नहीं, लेकिन ये बताएं ना कि क्योंकि जिस वक्त आप लोग सरकार में आ रहे थे उस वक्त तो तमाम वायदे किए थे कि मार्शल्स लगाए जाएंगे, सीसीटीवी लगाए जाएंगे। उस बात से कुछ दिन पहले ही आपकी सरकार मुकर गई है। मार्शल की बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जरूर ये उठ रही कि मार्शल होंगे। अगर ये सब कुछ होता तो कम से कम पहचान तो हो जाती। देखिए, जितने वायदे किए ये सब 2 दिन में तो नहीं हो सकता। सरकार गंभीर है। अब मार्शल की बातों को आपने सुना होगा। इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम मार्शल हम लोग वश में लगा रहे हैं। अभी 3 महीने ही हुए हैं। देखिए, सारे जितनी घोषणाएं हैं वो 2 महीने 3 महीने में पूरा हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है संजीव जी, हमारे साथ रहिए, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है, जो ड्राइवर हैं जिनकी मौत हुई है इसमें, उनकी बेटी आपसे बात करना चाहेंगी। पायल मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद है बहादुरगढ़ में उनके परिवार के साथ। जी पायल, संजीव जी सुन रहे हैं आपको। जी, दिल्ली सरकार की तरफ से जिसको नियुक्त किया गया है, जो इस पूरे इसको देख रहे हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहेंगी? वो आपकी डायरेक्ट आवाज सुन रहे हैं। मैं और कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मेरे पापा ही थे जो हम सभी के लिए बहुत कुछ करते थे। हमारे लिए पैसा कमाना से लेकर हम लोगों की देखभाल करना, सब कुछ वही करते थे। एंड आई रियली वांट दैट कि जो अगर ऐसे ही कंडक्टर्स और बस ड्राइवर्स को ऐसे ही मारते रहेंगे तो शायद कोई भी सर्विस में जाना नहीं चाहेगा। तो अगर वो इसका कुछ इलाज कर सके तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संजीव जी हमारे साथ मृतक परिवार की पूरा परिवार बैठा है। आप भी बात कर सकते हैं क्योंकि सरकार ने आपको नियुक्त किया है, तो आप इनसे बात कर सकते हैं जो आप बात करना चाहें। परिवार बिल्कुल कुछ कहना चाहता है आपको। मांगे क्या क्या है वर्षा? मेरी मम्मी बहुत बीमार है एंड अभी वो हॉस्पिटल में ही थे एंड कभी इलाज पापा की उसके बाद हम डेथ के बाद हम लोगों को मम्मी को ऐसे वापस लेकर आना पड़ा बीच में ही, और उनको बेड सॉल है बहुत बड़ा एंड उसके इलाज के लिए भी हम लोगों को पैसे चाहिए जो अभी नहीं है। संजीव जी हमारे साथ अशोक की मैं पायल संजीव जी तक ये सवाल पहुंचा दूं जरा, आप रहिए। संजीव जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं, अगर आप परिवार का दर्द सुन रहे हैं, ये उनकी बेटी है जो कह रही है कि अगर इसी तरीके से रोड रेज के मामले सामने आते रहे तो शायद कोई भी दिल्ली आना नहीं चाहेगा। बेटी बहुत अच्छी है पढ़ाई में, वो दिल्ली पढ़ने आना चाहती थी। अब डर इस बात का है कहीं दिल्ली आए और वही हाल ना हो। परिवार का बहुत बुरा हाल है क्योंकि बेटी की पढ़ाई पिता के जिम्मे थी, पिता नहीं रहा। माँ का इलाज वो बेटा करा रहा था, बेटा नहीं रहा। पत्नी का इलाज करा रहा था पति, लेकिन वो पति नहीं रहा है। देखिए, सरकार जितना कुछ भी, देखिए संकट के समय में, संकट का तो समय जरूर है और हम सब सरकार मजबूती के साथ सरकार कर रही है। जितनी भी जो भी हम इनके लिए कर सकते हैं सरकार बिल्कुल करेगी। इसके लिए हम बैठेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, जो संभव है सरकार के साथ करें, हम सब लोग के साथ करें। ठीक है, उनकी पत्नी भी शायद आपसे कुछ कहना चाह रही है। संजीव जी, पायल बोलना चाहते हैं। आपको लगता है बच जा रहे थे, ये आपको मैंने उनकी वाइफ के कान में लगा दिया है। जी जी जी, राकेश जी अगर आप आवाज सुन सकती हैं, आप बात कर सकती हैं संजीव जी से सीधे। जी मुझे कुछ नहीं कहना जी, सिर्फ मैं इतना कह रही हूँ कि जी मेरे बच्चे के, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी मेरी बेटी है मेरे पास बैठी है जी, जिसकी पढ़ाई के लिए, जिसकी पढ़ाई तो भी पूरी हुई भी नहीं है जी। और जी मेरे बेटा जी छोटा सा है जी, वो भी जी मतलब अब तो सर्विस चाहती हूँ उसके लिए जी। और जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जी अब, और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बेटे को नौकरी मिले जी, मेरी बेटे की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए जी पूरा पैसा मिले जी। मेरी बीमारी के लिए जी मेरा क्या होगा जी, मैं 14 साल से बेड के ऊपर हूँ जी, मेरे बहुत बड़ा बेड सोल है जी। डॉक्टर जी ऑपरेशन के लिए जी बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, हमारे पास तो जी अब कुछ है नहीं जी, हम कहाँ से क्या करेंगे जी। और जी मेरे हस्बैंड जी अब नौकरी सर्विस करते जी, उनकी बहुत ज़्यादा सर्विस अभी बाकी थी जी, उनकी सर्विस का जी हमें कुछ मिला नहीं है कि मैं क्या करेंगे जी। हमें बस यही चाहती हूँ जी, हमें इंसाफ चाहिए जी, और हमें कुछ नहीं चाहिए जी। हाथ जोड़कर बार बार आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूँ कि परिवार के सदस्यों की नौकरी बिल्कुल दी जाएगी।
इनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी, इनके इलाज के लिए हम सचित बात करेंगे। हम सब बैठ के बात कर रहे हैं और बिल्कुल हम सब लोग गंभीर हैं। मैं मानता हूँ ये दुख की घड़ी में शायद ये उचित समय नहीं है बात करने का, लेकिन हम लोग बिल्कुल बैठेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। सरकार गंभीर है, सरकार ने पहले भी कहा है कि परिवार में एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, और जो बातें मैं अभी सुन रहा हूँ बिल्कुल इस सबको सरकार गंभीरता से लेगी। चाहे इनके इलाज की बातें हों, इनके बच्चों की पढ़ाई की बातें हों, बच्चे जैसा आपने बताया कि काफी टैलेंटेड हैं, इनको कोई पढ़ने में कोई रुकावट ना हो, इसके लिए सरकार कोशिश करेगी। बेटी बहुत होशियार है जी, पढ़ाई में 85% नंबर लेके आई है जी इसका। और जो भी कोशिश हो सकती है इसकी पढ़ाई में आगे कोई आरा नहीं आए, सरकार इसके लिए पूरी व्यवस्था करेगी। हाँ जी, बस यही चाहती हूँ जी। बार बार मैं आप लोगों से बार कह रही हूँ जी कि मुझे इंसाफ चाहिए जी, और कुछ नहीं चाहिए जी। उन लोगों ने जी मेरे पति के साथ बहुत ही बुरा किया है जी। यदि उन लोगों का कोई आदमी के साथ कोई भी करता जी ऐसा, तो उन लोगों के साथ क्या बीतती जी। उन लोगों ने जी एक बार सोचना चाहिए था जी। बस ये बार मैं यही कह रही हूँ जी आप लोगों से कि मैं इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नवजोत, इनकी बेटी भी कुछ कहना चाहती है, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं सिर्फ यही बोलना चाह रही हूँ कि हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, तो हमें मुआवजा ज़रूर चाहिए। तो उसके लिए अगर सरकार कुछ कर सके तो उनका बहुत थैंक यू होगा। उनकी बहन भी हमारे साथ है। किस चीज़ की मांग कर रहे हैं सर, क्या चाहते हैं कि अब आपके लिए सरकार करे? सरकार 5 लाख रुपए की बात कह चुकी है, नौकरी देने की बात कह रही है, सरकार को क्या कहना चाहते हैं आप? हम जी ये कहना चाहें, 5 लाख रुपए में होता क्या है? इसके लड़के को नौकरी मिलनी चाहिए और इनको कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए, और जिन्होंने हमारे भाई के साथ ऐसा किया है उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल पायल, हम समझ सकते हैं परिवार का ये दुख। बिल्कुल परिवार का ये दुख है, और इस घड़ी में शायद उनके जहन से भी वही अल्फाज निकल रहे हैं कि जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, हमारे भाई के साथ ऐसा किया, उनके साथ ऐसा होना चाहिए। आलोक जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से मौजूद है, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे आलोक जी। मैं केवल यही कहना चाह रहा हूं, संजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके 3-4 वायदे थे डीटीसी कर्मचारी एवं डीटीसी को लेकर, सस्ते पास होंगे, सब जो कॉन्ट्रैक्ट पर वर्कर्स हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। मैं नहीं समझता कि डीटीसी के किसी भी ड्राइवर कंडक्टर को परमानेंट करने की दिशा में पिछले 3 महीने में कोई भी एक भी कदम उठा हो। और यही केजरीवाल साहब की पार्टी थी जिसने 1 करोड़ का मुआवजा जो है वो किसी एक कर्मचारी को देकर और पूरे चुनाव में उसका प्रचार किया था। तो वो 1 करोड़ घटकर आज 5 लाख पर क्यों आ गया? पहला मेरा प्रश्न ये है। और डीटीसी की तमाम जो इनके वर्कर्स की जो मांगे हैं उस पर आज तक कोई भी डेलीगेशन से ना मंत्री मिले हैं ना मुख्यमंत्री मिले हैं। आपकी कथनी और करनी में फर्क क्यों आ रहा है? और केवल इस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे कि साहब स्ट्राइक जो है बीजेपी के इशारे पे है। मैं समझता हूं ये पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का भी एक मसला है। किरण जी हमारे साथ बैठी हुई हैं, उन्होंने प्रश्नों को घुमा दिया आपके। क्या इसको लॉ एंड ऑर्डर से देखकर क्यों नहीं देखा जाए? पिछले 30 दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर 11 इतनी बड़ी रोड रेज की घटनाएं हो रही हैं, और अभी आपके चैनल पर प्रोग्राम के शुरू में किस तरह से ट्रैफिक पुलिस का एक हवलदार जो है महिला के ऊपर ईंटें बरसा रहा है। बीजेपी सरकार चुप क्यों है? क्या बीजेपी आम आदमी के ऊपर और आम आदमी बीजेपी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे और दिल्ली की जनता इसी तरह से जवाब ले लेते हैं? संबित पात्रा, आम आदमी आप ही पर आरोप लग रही है। सवाल ये है कि आखिर इस पूरे मामले में सियासत की क्या जरूरत है? परिवार को इंसाफ चाहिए, आप दिलवाइए सीधे सीधे। देखिए नवजोत, सबसे पहली बात है गलती किसकी है। गलती मैं 1 बाय 1 पे बिल्कुल सियासत नहीं करना चाहता हूं। जिस सड़क पे गाड़ी चल रही थी, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे वो बस हो, आजकल वो इतनी कंजेस्टेड हो गई है कि कहीं ना कहीं बहुत केसेस रोड रेज के बढ़ते चले जा रहे हैं। तो रोड पे भी काम करने की आवश्यकता है, डिकंजेस्ट करने की आवश्यकता है। लोगों में स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है कि छोटे से छोटे घटने पे हम रोड रेज पे उतर जाते हैं। और आप देखिए उसकी माँ भी भड़का रही है और वो बच्चा भी हेलमेट से और फायर एक्सटिंग्विशर से ड्राइवर के ऊपर टूट पड़ा है। नंबर 2। नंबर 3, आप देखिए इतने सारे लोग बस में बैठे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, मगर कोई भी आगे बढ़कर बचाने की कोशिश नहीं करती है। पहले तो हम इन चीजों को एड्रेस करें और सियासत हम बाद में करें। मैं बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, मगर मैं नहीं कहूंगा कि चाहे किसी की भी सरकार हो दिल्ली में, वो जाके मार रहा था बस ड्राइवर को, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस खोजती है ये चीजें, कि किस प्रकार से हम कंजेस्ट करें, डिस्ट्रेस करें लोगों को, और किस प्रकार से हम अपने कानून को ठीक करें। इसमें कोई दो मत नहीं है कि बहुत सारे वायदे किए गए थे, और जैसे सीसीटीवी कैमरे लगाना या कानून लाना, मगर मुझे लगता है ऐसे सेंसिटिव मौके पे हर चीज को हम पॉलिटिक्स करके देखें तो जो लोग आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को देख रहे होंगे, हमारे विषय में उनका एक बहुत खराब धारणा बनेगा कि देखो एक बेचारे आदमी के साथ ऐसा हुआ है और ये लोग अपनी रोटी सेकने में लग गए हैं। देखिए जो राजनीति होनी चाहिए थी वो इलेक्शन के दौरान हो गया, जिसको जितनी सीटें मिलनी थी वो मिल गई। अब हम सबको ये देखना होगा कि किस प्रकार से ये चीजें ठीक हों। और देखिए 1 साल पहले कामिनी लॉ, जो कि एक बहुत जानी मानी एडिशनल सेशन जज है दिल्ली की, ठीक इसी प्रकार के रोड रेज के केस को एड्रेस कर रही थी। 10 साल का जेल दिया उन्होंने 2 लोगों को, एक ट्रक ड्राइवर को पीट पीट के मारने के लिए, और बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, मैं पढ़ देता हूं जी, लॉ एंड ऑर्डर कामिनी जी ने जो किया वो तो किया ही। दिल्ली में आपकी सरकार भी 10 महीने रही, आपने कौन सा कदम उठाया रोड रेज को रोकने के लिए? क्या एक कदम उठा? और आप जो प्रवचन अब दे रहे हैं सतीश उपाध्याय जी को भी थोड़ा सा हिस्सा पहुंचा दीजिए। तमाम मीडिया चैनल्स पे सुबह से बाइट दे रहे हैं, वो राजनीति कोई और नहीं कर रहा, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दोनों के नेता कर रहे हैं। देखिए आलोक जी, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि जो हम यहाँ लड़ रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं वो उनके परिवार वाले भी देख रहे हैं। मैं आपके इस तूतू मैमे में नहीं पढ़ूंगा। कामिनी लॉ ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, उसका क्या मीनिंग है? देखिए आप कामिनी लॉ को फलाना और ढिकड़ा मत कहिए, शी इज एडिशनल सेशन जज ऑफ दिल्ली। नहीं बोल रहे हैं महिलाओं पर अत्याचार आपकी बार उनकी सरकार, सेंसिटिव और महिलाओं को ईंटें मारी जा रही हैं आपकी सरकार में। बहुत खराब लग रहा है आलोक जी कि इतने सेंसिटिव इशू पे जब उनके आप चिल्ला लीजिए, मैं तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी नहीं बोलूंगा आज। मैं तो आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ राजनीति नहीं करूंगा। आप चिल्ला लीजिए, मैं चुप बैठता हूँ। आप चिल्ला लीजिए, आप पूरा चिल्ला लीजिए, भड़ास निकाल लीजिए, आप भी रोड रेज कीजिए यहाँ पर, मगर मैं तो रोड रेज नहीं करना चाहते हैं। मैंने तो स्वयं कहा है कि पिछले 3 महीने में ये एक मनोवैज्ञानिक मामला भी है, सामाजिक मामला भी है, लेकिन आप लोग राजनीति कर रहे हैं। सतीश उपाध्याय जी की सुबह से जो बाइट चल रही है वो देखिए क्या चल रही है। सियासत से परे, संबित मैं आती हूँ आपके पास, आलोक जी आती हूँ, सियासत से परे क्या किया जा सकता है? आमुद कंजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर आईपीएस हैं दिल्ली पुलिस। आमुद जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, दिल्ली की जो स्थिति है, लोगों के दिल बहुत छोटे हो गए, कोई किसी की मदद तो करना दूर छोड़िए, अगर आप देख रहे हैं कि कोई किसी को पीट भी रहा है, कोई पास जाके खड़ा नहीं होगा, लोग इग्नोर करके वहां से निकल जाएंगे। जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दिल्ली की जनता, कौन जिम्मेदार आपको लगता है? नहीं, सभी जिम्मेवार हैं। हम क्यों कहें कि एक ही जिम्मेवार है? और मैं समझता हूं बहुत चर्चा हो चुकी है और मुझे कुछ खास नहीं कहना है इसके बारे में, लेकिन जो बात मैं सुन रहा हूं उससे लगता है कि ये जिम्मेवारी तो आसपास के लोगों की सबसे ज्यादा है। पुलिस की तो है, किरण ने पुलिस की बात कर दी। अभी कल परसों चर्चा हो रही थी, पिंकी आनंद थी मेरे साथ किसी कार्यक्रम में इसी विषय पे, और एक बात मेरे मन में आई थी जो पिंकी ने भी इसको सही समझा, वो ये था कि रोड रेज कोई अपने आप में अपराध नहीं है। पहले हम स्पष्ट हो जाए, अपराध है किसी का मर्डर हो जाए, अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए, रॉबरी भी हो जाए कहीं पे, या किसी के साथ वायलेंस हो जाए, लेकिन रोड रेज ये कोई अपने आप में अपराध नहीं है। एक अजीब स्थिति पैदा हो जाती है, और सुना गया कि दिल्ली में 100 करीब केस हो चुके हैं इस साल, और बहुत सारे केसेस और हैं जो अनरिपोर्टेड हैं, जिसकी चर्चा नहीं होती है। उसमें जो सीरियस क्राइम है वो 100 हो चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक तो रोड रेज को डिफाइन करने की जरूरत है, क्योंकि शायद पुलिस के लिए भी संभव ना हो कि रोड रेज के केस में का एक्शन ले ले। भाई पुलिस तो केस रजिस्टर करेगी मर्डर का, अटेम्प्ट टू मर्डर का, इन तमाम चीजों का, रोड रेज का केस तो को होता नहीं है। तो एक समस्या ये भी है जो पुलिस को शायद होगी। तो समय आ गया है इस रोड रेज को डिफाइन करने का, कानूनी तौर पे इसको एक प्रावधान बनाने का। अभी को हमारे मित्र इसकी चर्चा कर रहे थे कि रोड रेज को लेकर के कोई एक लीगल प्रोसेस भी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहां तक सीसीटीवी की बात है या मार्शल की बात है, भाई मुझे बड़ा कठिन लगता है, मुझे बहुत कठिन लगता है। मैं भी पुलिस में काम कर चुका हूं वर्षों तक, और ये हजारों हजार बसेस, ये हजारों की संख्या में दसियों हजार जो बसेस और वाहन चल रहे हैं, कितने पे सीसीटीवी आप लगाएंगे, कितने कैमरा फिट करेंगे? जो कैमरा वाली बात अरविंद केजरीवाल साहब ने कह दी, या आम आदमी, अब वो परेशानियां पड़ गए। उनकी सरकार जब आई है, कैमरा कहां कहां लगाएं, किन जगहों पे लगाएं? इतने बड़े शहर में जहां की 1,70,00,000 की आबादी हो, इतना बड़ा फैला हुआ शहर है, वहां पे कैमरा लगाना, मार्शल को डिप्लॉय करना, तमाम चीजें बड़ा कठिन है। इसमें यही है कि पुलिस की सख्ती थोड़ी जरूरत है, ये तो मैं मानूंगा,
कि पुलिस को जहां ऐसी बात नजर आती है, पुलिस पेट्रोल करती है। दिल्ली में 900 के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ियां हैं, वो पेट्रोलिंग कर रही है। अगर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, पुलिस आसपास नजर आती है, तो उनको बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और तुरंत करनी चाहिए, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन आम आदमी का क्या रोल हो सकता है, आपको देखने की जरूरत है। इस केस में बेचारे वो लड़के का, उस आदमी का, बस में एक बस ड्राइवर है, उस पे आघात हो रहा है, इतने सारे लोग देख रहे हैं, कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये अजीब सी स्थिति है। आम लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। शहर जी एकदम जिम्मेदार हैं। और शहर में जो ये वातावरण बन रहा है, ये हिंसात्मक वातावरण बन रहा है, एग्रेशन बन रहा है, लोग इंडिफरेंट हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि इनको रोकने की आवश्यकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संबित पात्राज, मैं माफी चाहूंगी आपसे, क्योंकि परिवार के साथ हम ज्यादा बातचीत कर रहे थे, इसलिए आपका रिएक्शन हम ज्यादा नहीं ले पाए। बहुत माफी चाहूंगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया संबित आपका भी। तमाम दूसरे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ताराचंद जी हमारे साथ हैं, हम इनसे जानेंगे क्या क्या मांगे हैं डीटीसी की। और दूसरा हमारे साथ ब्रजेश भी मौजूद है, जो कि रोहिणी डिपो से मौजूद है, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मातम पर सियासत हो रही है। तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ ताराचंद जी जुड़े हैं, जो जनरल सेक्रेटरी डीटीसी वर्कर्स यूनिटी सेंटर के। ताराचंद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप लोगों की मांगे क्या है? देखिए, हमारी मांग अभी फिलहाल यही है कि सरकार जो है उस पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की अनुदान राशि की घोषणा करे। 5 लाख की है, आप उससे संतुष्ट नहीं? 5 लाख से हम सहमत नहीं है, ना कोई भी सहमत है उससे। कभी पीछे ही सरकार ने जो एक कांस्टेबल एक मुठभेड़ में मारा गया था, तो दिल्ली सरकार ने उसको भी 1 करोड़ रुपए का जो है अनुदान राशि दी है। और हम देख रहे हैं कि अभी जो पीछे इसमें जंतर मंतर पे किसान ने जो आत्महत्या की थी गजेंद्र सिंह को, उसको भी सरकार ने 1 करोड़ का अनुदान राशि दी है। तो हम तो डीटीसी के कर्मचारी हैं, हमारी सरकार है ये, हमने इस सरकार को बनाया है। हमारा अपना कर्मचारी के साथ में जो है उसकी हत्या की गई है बेरहमी के साथ में, और उसका जो आप देख रहे हैं उसका जो परिवार किस तरीके से बहुत ही पीड़ा में है। उसकी पत्नी है वो ऑन द बेड है, मदर है 80 साल की जो है उसको हार्ट की बीमारी है, बच्चे हैं उसके छोटे छोटे हैं, उसका भाई का परिवार है, भाई भी एक्सपायर हो चुका है, उसकी जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर थी। तो ऐसी सब स्थिति को देखते हुए मैं समझता हूँ उसको जो है सरकार को 1 करोड़ रुपए की तुरंत घोषणा करनी चाहिए। जी, ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए रोहिणी से। ब्रजेश, क्या स्थिति है वहाँ पर? तमाम कर्मचारी वहाँ पर मौजूद है, बसें नहीं चल रही, लेकिन लोगों को तो परेशानी हो रही है। कब तक रहेगी हड़ताल? अब बिल्कुल देखिए, हड़ताल की जो स्थिति है वो अभी अगर इस वक्त तक सरकार की तरफ से कोई रुख साफ हो जाता है, इनकी मांगें अगर मान ली जाती हैं तो हड़ताल अभी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, बेमियादी हड़ताल है, लंबा वक्त लगेगा। साफ कहना है जो डीटीसी के कर्मचारी हैं उनका कहना है कि जब तक मांगें नहीं मानी जाएंगी, जब तक 1 करोड़ रुपए और साथ ही सुरक्षा की गारंटी, क्योंकि इनके साथ जो डीटीसी कर्मचारी है इनका कहना है कि अक्सर इनके साथ मारपीट की जाती है, कोई पुलिस वाला इनके साथ नहीं होता या फिर कोई भी कमांडोज इस तरह के जो इनकी सुरक्षा की गारंटी ले सकें, कोई इनके साथ मौजूद नहीं होता। लिहाजा इनको पैसे के साथ साथ ये सुरक्षा की गारंटी भी चाहिए, ताकि ये फ्रीली होकर दिल्ली में घूम सके, आराम से अपनी बसें चला सके। इस बात को लेकर पूरी दिल्ली में तकरीबन 4000 बसें हैं, चक्का जाम है, गाड़ियां डिपो के अंदर खड़ी हैं, लोगों को भी परेशानियां हैं। लेकिन इनका साफ कहना है कि मांगे जब मानी जाएंगी तभी ये अगले फिर काम पे लौटेंगे। एक आखिरी रिएक्शन आलोक जी मैं आपसे जानना चाहूंगी। वायदे बहुत से किए गए थे, कैमरास लगेंगे, सीसीटीवी नहीं लगे, अब आज ये कहा गया है कि 2500 मार्शल्स नियुक्त किए जाएंगे। लग रहा है कि स्थिति क्या बदलेगी और प्रैक्टिकली क्या वाकई पॉसिबल हो पाएगा या नहीं? देखिए, वर्तमान सरकार, नवजोत जी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हिंदुस्तान की राजधानी में केवल द्वंद्व की सरकार बन गई है। वो सकारात्मक कौन से कदम उठाने हैं, उन्होंने कौन से वायदे किए थे जनता के साथ, उन सब चीज़ों को भूल गए हैं। उनका लड़ाई जो है, उनकी झगड़ा जो है केंद्र सरकार के साथ है, हरियाणा के साथ है, कॉरपोरेशन के साथ है, एलजी महोदय के साथ है, आपस की फुटअव्वल चल रही है। मैं समझता हूँ, देखिए जनता ने आपको 67 सीटें दी है, आपने कहा था कि कमांडो फोर्स बनाएंगे, वो कमांडो फोर्स कहाँ है आपके मैनिफेस्टो के? आपको तब तो याद था कौन से मैनिफेस्टो के पेज पर लिखा हुआ था कमांडो फोर्स लाइए। आपको होमगार्ड की बात आई थी, आपने होमगार्ड के लिए होम मिनिस्ट्री को अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। अपने घर के झगड़े निपटाइए, दिल्ली की जनता आपसे सुविधाओं की उम्मीद करती है। बिजली और पानी दीजिए, केवल वायदे और घोषणा से देश नहीं चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा निवेदन भी करना चाहूंगा IBN 7 के दर्शकों से कि इस तरह की घटना जहां पर भी होती है,
हमारा भी जब हम वहां पर मौजूद होते हैं फर्ज बनता है कि हम इस तरह की घटना को किसी तरह से भी बीच बचाव करके समाप्त करने का प्रयास करें, अपनी सुरक्षा का साथ रखते रखते और इसका बीच बचाव करके इस तरह की घटना को हर हाल में रोका जाए। एक हो, दो हो, जितने भी लोग हों वहां पर इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आज हम आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे उससे कुछ नहीं होगा, हमें स्वयं भी आगे आना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सियासतदानों से तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी और आपकी। अगर आप कहीं भी इस तरह की कोई भी घटना देखते हैं, कोई वारदात होते हुए देखते हैं, तो आप भी पहल कीजिए। कम से कम उस शख्स की जान बचाई जा सकती थी अगर बस में बैठे तमाम लोगों ने थोड़ी सी पहल की होती, थोड़ी सी मदद की होती। बहरहाल मुद्दा में इतना ही।